वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 27 जुलाई और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया 26 जुलाई को। इसके पहले अगर हम बात करें कारगिल वॉर के बारे में, तो जो कारगिल वॉर था इसमें भारतीय सेना ने अद्वितीय शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरह से खदेड़ा था। तो 1999 में मई से जुलाई महीने के बीच में ये जो वॉर था ये चला था और यह लगभग 50 दिनों तक चला था और इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन विजय और इंडियन एयरफोर्स ने इसको नाम दिया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें, अगर हम बात करें कि यह किस एरिया में लड़ा गया था, तो जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं यह है कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है और मेन इस एरिया में लगभग 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र था वहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया था और यह है LOC। अब अगर हम बात करें इसका कारण क्या था, क्योंकि ये जो सीमा है, अगर सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है ये POK है और यहाँ पर है हमारा भारत। तो ये जो सीमा है ये काफ़ी पहाड़ी इलाकों पर स्थित है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। तो जो पोस्ट है हमारी, जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उनकी पोस्ट बनी हुई, पहाड़ियों पर पोस्टें बनी हुई हैं और वहाँ पर वो तैनात हैं। तो नवंबर दिसंबर जब आता है तो वहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। जब बर्फ़ गिरती है तो जो भारतीय सैनिक और जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वह अपनी इन पोस्टों को छोड़कर निचले इलाकों में आ जाते हैं और फिर जब सर्दियाँ जाती हैं और गर्मियाँ आती हैं मई के महीने में, तब दोनों सेनाएं वापस से उन पहाड़ियों पर पहुँचती हैं और उस सीमा पर उसकी जो पोस्ट स्थित है उनको ऑक्यूपाई कर लेती हैं। लेकिन 1999 में धोखेबाज पाकिस्तान ने किया ये कि वह फरवरी और मई के बीच में ही उन पहाड़ियों पर चला गया और जो पोस्ट थी उसने भारत की जो पोस्ट थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया, उन पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का प्लान जो था, पाकिस्तान ये चाहता था कि उन पोस्टों पे कब्जा करने के बाद ये जो आपको फोटो में दिख रहा है NH1D ये जो हाईवे है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और उसका जो मेन टारगेट था वह इस हाईवे को हाईजैक करना है या इस हाईवे पे कब्जा कर लेना। तो जिससे होगा ये भारत की जो कनेक्टिविटी है वह लेह से कट जाएगी। उसके बाद भारत आ जाएगा वार्ता की टेबल पे और फिर भारत से पाकिस्तान का जो मेन प्लान था वह जो कश्मीर का जो मुद्दा था वह कश्मीर को हथियाना चाहता था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। हमारे जो वीर सैनिक थे उन्होंने अपनी सारी पोस्टों को फिर से हासिल कर लिया, ये युद्ध हुआ और ये जो युद्ध था ये रात के समय लड़ा गया था। उस समय टेम्परेचर था -10 से -15 डिग्री के बीच में था। तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए, जब आप घर में बैठे होते हैं, सर्दियाँ होती हैं, टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है तो आपको इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे -10 है, -10 से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच में ना कि वो वहाँ पर मौजूद थे बल्कि उन्होंने वहाँ पर युद्ध किया। तो ये काफ़ी शौर्य और काफ़ी साहस की बात है, ये हमें गर्व कर सकते हैं हम इस चीज़ पर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा था। अब अगर हम बात करें 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को ही भारत ने अपनी सारी चौकियाँ जीत ली थी, तो इसलिए हम मनाते हैं 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। ये जो फोटो है, ये काफ़ी फेमस फोटो है, इसको आपने कई बार देखा होगा। ये फोटो है टाइगर हिल की। टाइगर हिल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस हिल पर अगर पाकिस्तानी सेना पहुंच जाती है तो उसको जो कारगिल टाउन है वहां तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी, वहां तक वह हमला कर सकती है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर हम बात करें जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें हमारे जो 4 सिपाही थे, 4 जो जवान थे, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। अगर उनके नाम की बात की जाए तो वह हैं मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, और जो विक्रम बत्रा हैं हाल ही में दिल्ली के मुकारवा चौक का नाम इनके नाम पे रखा गया। इसके अलावा योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, इन चारों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये पहला युद्ध था जब इजराइल ने हमारी मदद की थी। इजराइल ने हमको लेज़र गाइडेड मिसाइल प्रदान की थी, जिससे इजराइल और भारत के संबंध में सुधार आई इसी युद्ध के बाद, और जो भारत में भविष्य में धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते रहे। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है आर्मी डे, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। तो ये थोड़ा मैंने डिटेल में इसलिए बताया था क्योंकि आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अंत तक देखना है और अंत में है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आप अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बढ़ते हैं। हाल ही में किसे देश के नए हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है राजेश
भूषण। राजेश भूषण जी 1987 बैच के बिहार के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में यह स्वास्थ्य मंत्रालय में ओएसडी के पद पर थे और यह जगह लेंगे वर्तमान स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन की। अब अगर हम बात करें हमारे स्वास्थ्य मंत्री की तो वह कौन है, तो वह है हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन जी हैं इनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया हाल ही में, और इन्होंने भारत की पहली कोरोना टेस्टिंग मोबाइल लैब लॉन्च की जिसका नाम है आई लैब। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई ब्लड सर्विस ऐप, तो इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो अजय भूषण पांडे हैं यह वर्तमान में हमारे वित्त सचिव हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला यह वर्तमान में हमारे विदेश सचिव हैं, और जो अजय कुमार हैं, अजय कुमार वर्तमान में हमारे रक्षा सचिव हैं, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, तो उनको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर सरकार ने किस भारतीय मूल की नर्स को प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया है, तो इनका नाम है कला नारायण स्वामी। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट मेडल की तो यह जो सम्मान है यह नर्सों को दिए जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान है, और इनके साथ यह 5 नर्सों के साथ इनको यह सम्मान दिया गया। अगर हम बात करें, अब नर्स की बात हो रही है तो हमको बात करनी चाहिए नर्स डे की। तो नर्स डे कब मनाया जाता है, तो नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को यह मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी पर। और इसकी इस बार की थीम क्या थी, तो इसकी इस बार की थीम थी नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसकी इस बार की थीम थी। अब अगर हम बात करें जो हमारा डॉक्टर्स डे था वह कब मनाया गया, तो नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया 1 जुलाई को। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जो पुण्यतिथि थी उस पर यह मनाया जाता है डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो के सैलजा हैं केरल की हेल्थ मिनिस्टर, इनको यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित किया गया था हाल ही में। अगर हम बात करें आर श्री रेखा के बारे में तो जो आर श्री रेखा हैं इनको केरल की पहली महिला टीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता के मजरहाट के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया, तो पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया बांग्लादेश के लिए। 24 जुलाई 2020 को बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन को रवाना किया गया। 2017 में जो कॉनकोर है और जो बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड है इसके बीच समझौता हुआ था, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच आवागमन की सुविधा जो है उसकी शुरुआत हो गई। अगर हम बात करें बांग्लादेश में कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जाती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो पहली तो है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी है बंधन एक्सप्रेस। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान और भारत के बीच में चलाई जाती थी थारा एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। अब बात करें ईरान की तो ईरान हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि चबहार रेल प्रोजेक्ट है उससे ईरान ने भारत को ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में तो ये बांग्लादेश का मैप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वह है ढाका, करेंसी है टका, और जो प्रेसिडेंट है वह है अब्दुल हामिद, और जो पीएम है वह है शेख हसीना। अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा किसे प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है नवीन ताहिलानी। नवीन ताहिलानी जगह लेंगे ऋषि श्रीवास्तव की। जो टाटा AIA है यह एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो टाटा सन्स और AIA ग्रुप्स के बीच एक जॉइंट वेंचर है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो पंकज त्रिपाठी जी इनको हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कालीन भैया के रूप में। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। बात की जाए अशोक लवासा के बारे में तो जो अशोक लवासा हैं इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात की जाए पी प्रवीण सिद्धार्थ के बारे में तो पी प्रवीण सिद्धार्थ बनाए गए प्रेसिडेंट के निजी सचिव, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में CCSL किसके साथ भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, तो CCSL गेल के साथ कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करने जा रही है। और जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गेल है, गेल ने कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड CCSL के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत यह दोनों कंपनियां भारत में 100 के आसपास ऐसे प्लांट लगाने की कोशिश करेंगी। अगर हम बात करें कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड की CCSL की तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लंदन में। अगर हम बात करें बायोगैस के बारे में तो बायोगैस क्या होता है, बायोगैस एक तरह का फ्यूल होता है, एक तरह का ईंधन होता है,
और इसको एनारोबिक फर्मेंटेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो फर्मेंटेशन जो किण्वन की क्रिया कराई जाती है उसके द्वारा इस गैस को बनाया जाता है। अगर हम बात करें गेल की, तो जो गेल का हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। वर्तमान में इसके सीईओ हैं मनोज जैन। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में। वर्तमान में इसके जो हेड हैं वह हैं गुरदीप सिंह। अगर हम बात करें पीएफसी के बारे में, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 को। हाल ही में पीएफसी के एमडी व चेयरमैन नियुक्त किए गए रविंद्र सिंह ढिल्लों। अगर हम बात करें सीआईएल के बारे में, तो कोल इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोलकाता में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं अनिल कुमार झा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 3 नई आईसीएमआर लैब का नोएडा, कोलकाता, मुंबई में उद्घाटन किया है? तो इनका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 3 नई थ्रोपुट लैब का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करें जो कोरोना महामारी चल रही है उसके बारे में, तो भारत सरकार जो है कोरोना महामारी का जल्द पता लगाने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट स्ट्रेटेजी भारत सरकार ने अपनाई है। इसके अंतर्गत ये जो लैब्स हैं इनका उद्घाटन किया गया और इन लैब्स की शुरुआत से जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। और हाल ही में इजराइल और भारत ने मिलकर रैपिड टेस्टिंग बनाने के लिए, जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसको बनाने के लिए समझौता किया है, जिसमें सिर्फ 30 सेकंड के अंतर्गत जो जांच है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हम बात करें आईसीएमआर के बारे में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी व डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। और आईसीएमआर ने हाल ही में एक शुगर इनटेक रिपोर्ट जारी की है इंडिया की, जिसमें जो मुंबई है वह शुगर इनटेक के मामले में पहले स्थान पर रहा। सबसे ज्यादा शुगर इनटेक मुंबई में होता है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो अमित शाह जी हैं ये हमारे गृह मंत्री हैं, और सीएपीएफ, हाल ही में सीएपीएफ के वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अगर हम बात करें राजनाथ सिंह के बारे में, तो ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक किताब द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया लॉन्च की जाएगी। यह किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर स्टीव बॉक्स के द्वारा। यह जो पुस्तक है इसके अंतर्गत जो भारतीय हैं, भारतीयों का क्रिकेट के प्रति जो जुनून है, जो उनका सपोर्ट है, उसके बारे में इस पुस्तक में दर्शाया गया है। और इस बुक के जरिए बॉक्स उन इंडियन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करेंगे जो कि डिसेबल्ड है। अब अगर हम बात करें क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में आईसीसी की जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीसीआई के इंतरिम सीईओ बनाए गए हेमांग अमीन। और आईसीसी जो टी20 वर्ल्ड कप होना था उसको कोरोना वायरस के चलते 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो राहुल द्रविड़ हैं वह विजडन के द्वारा 50 सालों के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। और रविंद्र जडेजा बने हैं विजडन के द्वारा 21वीं शताब्दी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड जो है इनकी भी हाल ही में कई फेमस बुक्स आई हैं। अगर उनके बारे में बात की जाए तो इनकी एक बुक है माई एडवेंचर ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, यह इनकी एक बुक आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमित शाह जी के बारे में, तो अमित शाह जी ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई एक बुक कर्म योद्धा ग्रंथ को लॉन्च किया है। और यह क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल में, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर हम बात करें डब्ल्यू.वी. रमन के बारे में, तो हाल ही में इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है द विनिंग सिक्सर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीसीआई यंग लीडर्स की संचालन समिति की मानद सलाहकार अपॉइंट किया गया? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है टीना डाबी। यह 2020 से 2021 तक एडवाइजर के पद पर रहेंगी। और यह 2016 की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हुए थे उनकी टॉपर थी, इसलिए हो सकता है आप इनको काफी अच्छे से जानते भी हो। वर्तमान में यह राजस्थान के भीलवाड़ा के सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के रूप में कार्यरत थी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो रवीश कुमार है, रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। सीवी जॉर्ज जो है इनको कुवैत में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मोनिका कपिल मोहता, इनको स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल एसबीटीआई पर हस्ताक्षर करने वाला कौन पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है?
तो इसका नाम है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पोर्ट बन गया है। और इस पर हस्ताक्षर करने के बाद APSEZ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएगा। और कुल 43 कंपनियां हैं जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगर हम बात करें FESEZ के CEO के बारे में तो वह है करण अडानी। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो जो मुंबई पोर्ट जो है यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। बात की जाए कोची पोर्ट के बारे में तो जो कोची पोर्ट है इसको मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये इसका जो अन्य नाम है वह है नावा सेवा और जो है मुंबई में। और यह एक कृत्रिम पोर्ट है और ये पहला कंप्यूटरीकृत भी पोर्ट है। पहला डिजिटल जो पोर्ट है वह यही है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो उसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इस पोर्टल का नाम है रीस्टार्ट इंडिया। यह जो पोर्टल है इस पोर्टल की मदद से देश के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल MSME केंद्रीय सरकारी संस्थान सहयोग व स्थायी व्यवसाय को चलाने व स्थापित करने के संसाधनों की जानकारी भी देगा। अगर हम बात करें जो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं वह कौन है? तो वह है नितिन गडकरी जी। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो युक्ति 2.0 है हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इनोवेशन आइडियाज़ के लिए नए इनोवेशनल आइडियाज़ के लिए इसको लॉन्च किया है। अगर हम बात करें कर्मभूमि पोर्टल की तो यह जो पोर्टल है इसको वेस्ट बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। जो राज्य में वापस लौट के आए हुए IT प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें एस्पायर पोर्टल की तो यह जो पोर्टल है इसको ICAT के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक एनर्जी इसके सेंटर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, तो यह है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो आपका अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। तो बात करते हैं हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर है वह आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।